प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल सिंह, मैं आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। मैं आपके पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर अपने 6 क्लियर कर चुका हूं और उसके कुछ प्रश्न भी मैंने आपको दिए भी थे। तो अब हम नया चैप्टर ले रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 5 जो है जल, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जल का विवरण, सबसे पहले हम बात करते हैं जल का विवरण। तो ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले हम बात करते हैं जल का वितरण। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की जो सतह है, ये जो पृथ्वी है, ये जो इसकी जो सतह बनी हुई है, ये 3/4 भाग जल से घिरी हुई है। धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। पृथ्वी पर क्या है? थल की अपेक्षा जल अधिक है। थल मतलब रहने की जगह कम है और जल यहाँ पर ज़्यादा है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, मतलब पीने योग्य है? क्या कह रहा है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, मतलब पीने की योग्य है? इसको हम निम्न तालिकाओं के माध्यम से जानेंगे कि वे वास्तव में इस पृथ्वी के ऊपर जो जल है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है पृथ्वी, वो हमारे लिए क्या पीने के उपयोगी है या हमारे लिए उपयोगी है? तो देखिए, ये तालिका हमारे सामने दे रखी है। तो हम बात करते हैं इस तालिका की। सबसे पहले हम बात करेंगे महासागर। तो पृथ्वी के ऊपर महासागर के जो जल है वो है 97.3%। महासागर कितना है? 97.3%। उसके बाद में बात करते हैं बर्फ। बर्फ जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है, जैसे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं, वो है हमारे 02.0। फिर हम बात करते हैं आगे भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर होता है, जो हम कुएं के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से हम उसको लेते हैं, वो है हमारा 00.68। अब हम बात करते हैं आगे झीलों का अलवणीय जल, स्थलीय समुद्री झीलों का अलवणीय जल। अलवणीय जल का मतलब होता है उसके अंदर नमक की मात्रा नहीं होती, वो मीठा जल होता है। वो हमारे पृथ्वी पर है 0.009%। अब हम बात करते हैं आगे स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जो जहाँ से नमक बनता है, जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचप्रदा है, इस प्रकार से वो झीलें हैं। तो स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें वो है 0.009%। अब हम बात करते हैं आगे वायुमंडल। अब आप कहोगे वायुमंडल में जल ये होता है सूरज के प्रकाश से या सूरज की ऊष्मा से जो जल वाष्प बनकर उठता है, वो वायुमंडल। तो वहां पर वो है हमारे 0.0019%। अब हम बात करते हैं आगे नदियां, जो आपने बहुत सी ऐसी नदियां देखी होगी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, और आपने तो वो है 0.0001%। तो ऐसे टोटल मिलाकर अगर हम इसकी गणित ले बैठाए जाएं तो ये हमारे बिल्कुल टारगेट निकलता है, 100% का टारगेट निकलता है। इसके माध्यम से ये आपके किताब के अंदर ये डायग्राम भी दे रखा है, तो आप उसके माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे महासागरीय परिसंरचन। महासागर का परिसंरचन मतलब महासागर के बारे में हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए आप, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। क्या रहता है? गतिमान, गति करता रहता है। यह कभी शांत नहीं होता। महासागर आपने देखा होगा, पर बहुत से ऐसे महासागर है, उसके जल जो होता है हमेशा गतिमान रहता है, मतलब वो गति करता रहता है, वो कभी शांत नहीं हो। कभी आप समुद्र के किनारे रात को या दिन को कभी भी चले जाओ तो उसकी लहरों की आवाज़ से आपको मालूम चल जाएगा। महासागरों की गतियों को इस प्रकार समझ सकते हैं। अब महासागर के अंदर जो गतियाँ होती है, जल की जो आवाज़ें होती है, गति चलती है, हवा के माध्यम से जो गतियाँ करती है, तो उसको हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है धाराएं। इसको कितने भागों में? 3 भागों में। ये पहला तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा धाराएं।
अब हम बात करते हैं, अब सबसे पहले हम इसके अंदर से तरंगे लेंगे, तरंगे के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए तरंगे, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, लहरों के माध्यम से क्या करता है, उठता और गिरता है, तो इन्हें हम तरंगे कहते हैं। अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो आप ये परिभाषा कह सकते हैं, तरंगे लगातार उठता और गिरता, लहरों के माध्यम से ऐसे ऐसे चलता रहता है वो, ये प्रकाश इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, तरंगे। अब आगे देखना, तूफान में तेज वायु चलने पर, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान आता है उसके अंदर तेज हवा चलती है, तब विशाल तरंगे, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। इस कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। जब बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होगी और तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, विनाश का कारण तो होना ही है। इस कारण विनाश हो सकता है। इस कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई पर विशाल ज्वार तरंगे उठ सकती है। कितनी, 15 मीटर तक की ऊंचाई तक, कितनी, 15 मीटर तक की ऊंचाई पर विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। प्रश्न पूछ सकते हैं सुनामी किसे कह सकते हैं, तो आप कह सकते हो 15 मीटर तक की ऊंचाई पर जो विशाल ज्वारीय तरंगे उठती है उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। तो इस कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई पर विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। 15 मीटर का मतलब होता है 45 फीट। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर, ध्यान रखना मीटर को फीट में बदलना है, 150 मीटर मापा गया है। अब तक की सबसे बड़ी सुनामी को कितने, 150 मीटर में मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति चलती है। कितने, 700 किलोमीटर की प्रति घंटा, एक घंटे में 700 किलोमीटर की रफ्तार ये पकड़ती है और गति से चलती है। 2004, ये ध्यान रखना, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों को अधिक विनाश का सामना करना पड़ा। ध्यान रखना, 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसके अंदर भारत के जो तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र है, क्षेत्रों को अधिक विनाश का सामना करना पड़ा। और इस कारण से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब चुका था। ध्यान रखना, ये वाला भाग उस टाइम 2004 की सुनामी जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी उसमें ये वाला भाग डूब चुका था। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो पास में जो तटीय प्रदेश होते हैं जैसे तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश तो है ही है, और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ये सुनामी के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान इन राज्यों को हुआ था। तो 2004 की सुनामी के कारण ये हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब आपको इससे रिलेटिव मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, जैसे आपकी बुक्स के अंदर दे रखी है। पहला है लवणता, वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा को कहते हैं। दूसरा है महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर के अंदर जो नमक की जो मात्रा है वो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। उसके बाद में ध्यान देना, थर्ड पॉइंट है इजराइल के मृत सागर, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मतलब नमक, क्या कह रहा है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता मतलब नमक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है
जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको इसके बारे में। जब समुद्री सतह पर तरंगे बहती है तब जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, मतलब हवा बहती है, तब तरंगे उत्पन्न होती है। लास्ट पॉइंट है सुनामी। जापानी भाषा का एक शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोत्राशय। पोत्राशय, ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं पोत्राशय किसे कहते हैं, तो बात बता देना आप। सुनामी का नाम पोत्राशय के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जल का वितरण, महासागरीय परिसंचरण और महासागर की जो 3 अंग थे, तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, उसमें से हमने तरंगे का विश्लेषण अध्ययन किया, चर्चा की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज्वार भाटा और धाराएं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।